अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटान और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि बलूचिस्तान में बड़ी सियासी हलचल। बाप के कई साबिक अरकान असम्बली ने नून लीग में शामिल होने का फैसला कर लिया है। क्वेटा में साबिक वुज़रा और रहनुमाओं ने एयाज सादिक से मुलाकात की है। नवाज शरीफ की क्वेटा आमद पर शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। कौन कौन शामिल हुआ जानते हैं। इस हवाले से उल्फत आजम हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इस हवाले से। ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई वज़रा, जिनमें साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना भी सरफहरिस्त है, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान है, मोहम्मद खान लहड़ी है, मसूद खान लूनी है, नूर मोहम्मद दुम्मड़ है। इसके अलावा साबिक वज़रा में तोर ओतमान खेल, डॉक्टर रुबाबा और गफूर लेडी, करीम नौशेरवानी, दोस्तेन डोमकी, मुजीबुर रहमान मावद हसनी, ये तमाम के तमाम जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से था, आज इन्होंने सरदार एयाज सादिक से मुलाकात की और मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के तमाम मंशूर पर को सराहा और ये इम्कान जाहिर किया कि हम आज ही शमूलियत का ऐलान करेंगे। ताहम सरदार एयाज सादिक के मुतालबे पे ये बताया गया कि जब जिस वक्त दौरे पे बलूचिस्तान के दौरे पे साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ क्वेटा आएंगे तो उस दौरान उनसे मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पे ये तमाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक वुज़रा है, अराकीन असम्बली है, पार्लियामेंट्रियन है, ये तमाम के तमाम बाकायदा तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे और शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। जी ठीक है आज़म उल्फत, बहुत शुक्रिया। कोई शक नहीं कि पीपी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ा है। 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पीडीएम को बनाने में आसिफ जरदारी का कलीदी किरदार था। आने वाले हालात में इलेक्शन तो वो हमारे और हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद सियासी टेम्परेचर यकीनन बड़ा होगा, बड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लीडर की जो है वो वापसी हुई है। ये 16 माह की हुकूमत है कि अल्लाह के फजल से मुल्क डिफॉल्ट से भी बचा है। जरदारी साहब जो है बड़े एक वाइस, बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान है और इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम को बनाने में उसका एक कलीदी रोल था। पहले भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया, अब भी बचाएंगे। आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में बातचीत, कहा कारकुनान कमर कस लें, हम भरपूर तैयारियों के साथ इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। नवाब शाह में पार्टी क़यादत से मुलाकात में इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर किया गया। लगता है कि इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला मैदान में होगा, मुखालिफिन के हाथ बांध कर मुकाबले के कायल नहीं। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद का वीडियो बयान, कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तस्वीर शाया होने पर तहरीक इंसाफ को सीखपा होने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन अब वो आवाम में जाने से पहले अपना खाता साफ करना चाहती है। एक खिलाड़ी अगर दूसरे खिलाड़ी की टांग पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो एम्पायर सबको ही बाहर कर देगा। चिल्ले ने शेख रशीद को नया नहीं बल्कि पुराने को ही सुधार दिया। अगर शेख रशीद ना सुधरते तो मुद्दत 4 माह में तब्दील हो सकती थी। निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत का कोई काम रिवर्स नहीं कर सकती। आगे फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी है। लोगों का सोचें, हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करके जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब के बाद तामीरें नौ कर रहे थे, चाहते थे कि सारा काम करके जाएं। केयर टेकर गवर्नमेंट वो भी कोई काम नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती कोई डिसीजन जो पिछली गवर्नमेंट करके गई। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आनी है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लोगों का सोचें, आप हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करके जा रहे हैं, इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। अभी हम चाह रहे थे और मैंने हमेशा ये कहा था कि हम वो सारा काम
کر کے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی نیا کام نہیں کر سکتی, ان کے لیے ہم سب کام کر کے جائیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو 1 روپیہ 52 ارب روپے میں سے ریلیز نہیں ہوا آج تک, یہ صرف ڈے ٹو ڈے ورک, یعنی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ کہاں وہ ایک گیپ آ گیا. کچھ کیئر ٹیکر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف کام رہ گیا ہے کہ تختیاں کھولیں, مطلب نئی اسکیم دے نہیں سکتے لیکن پرانی اسکیم انوگریٹ کر سکتے. بہت اچھی بات ہے یار, کریں, خوش ہوں. سپریم کورٹ نے وزارت دفاع اور آئی بی کی فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں. عدالت نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سنجیدہ نہیں لیا. مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی اہم سماعت. ہم جاننا چاہتے ہیں دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. چیف جسٹس کے اہم ریمارکس. سپریم کورٹ نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. حکومت کو تحقیق کے لیے نیا انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی ہدایت. چیف جسٹس نے کہا فیصلے کے خلاف پہلے 9 نظر ثانی درخواستیں آئیں, پھر سب نے اچانک درخواستیں واپس لے لیں. کیا نظر ثانی دائر کر کے واپس لینا کوئی مذاق ہے؟ چیف جسٹس نے چیئرمین پیمرا سے کہا کس نے تو پھر آپ بھی انکوائری کمیشن میں جائیں گے. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کہا منظوری تحریری نہیں زبانی تھی. چیف جسٹس نے کہا زبانی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کہا ہم سے غلطی ہوئی جو نظر ثانی درخواست دائر کی. افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب ہو گیا. فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جائے گا. مہاجرین کی جانیں خطرے میں ڈال کر انتشار پھیلانے کی پلاننگ بھی کر لی گئی. افغان مہاجرین کی واپسی پاکستان کے مشن معیشت کے خلاف خوفناک سازش بے نقاب ہو گئی. گھناؤنا منصوبہ سامنے آ گیا. ملک دشمن قوتیں افغان کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. افغان باشندوں کے لیے قائم کیمپس یا ان کی نقل و حرکت کے دوران شرانگیزی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. مذموم عناصر کو جعلی تصاویر یا ویڈیوز بنانے کا کہا ہے جن میں دکھایا جائے گا کہ سیکیورٹی اہلکار تارکین وطن کے ساتھ زور زبردستی کر رہے ہیں. عورتوں اور بچوں کو خصوصی طور پر دکھانے کی ہدایات کی گئی ہیں. یہ مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے پروپیگنڈا کیا جائے گا. بات صرف پروپیگنڈے تک ہی نہیں, افغان شہریوں کی جانیں بھی خطرے میں ڈالنے کا پلان ہے. ذرائع کے مطابق اسپین بودلک افغانستان میں ایک میٹنگ کی گئی جس میں چمن اور اسپین بدک کے علاقوں میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. گھناؤنے منصوبے کے مطابق جب افغان باشندے وطن واپس جانے کے لیے پاکستانی حدود میں کراسنگ پوائنٹس پر ہوں گے تو ان پر فائرنگ کر دی جائے گی تاکہ انتشار پھیل سکے. واضح ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی کے لیے پاکستان کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. 1,26,000 تارکین وطن واپس جا چکے ہیں. اتنے زیادہ شہریوں کی واپسی کے باوجود کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اسی وجہ سے سازشی عناصر نے گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تاکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کیے جا سکیں. افغان باشندوں کی واپسی کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب. کیمپس جا نقل و حرکت کے دوران شرانگیزی پھیلانے کی کوشش ناکام. بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا نے کہا کہ تاریخ میں اتنی بڑی انسانی مہمان نوازی کی مثال نہیں ملتی. تو کوئی شک نہیں اس سازش میں ہمارے دشمنوں کا ہاتھ تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی. اب یہ دشمن صرف وہ نہیں کہ جو کہ ہمارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ پاکستان نے گزشتہ 4 دہائیوں سے مہمان نوازی کی جو ایک مثال قائم کی ہے, شاید ہی کوئی ہیومن ہسٹری میں ایسی مثال ملتی ہو. اب جب فائنلی ہم نے ڈیسیژن لے لیا کہ جی ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر رہ نہیں سکتا, کہ انہیں واویلا کرنے کی کوشش کی, بیچ میں اقوام متحدہ تک اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی, الحمدللہ سازش تو بے نقاب ہونی تھی وہ ہوئی. یہ جو عناصر ہیں جو کراس دا بارڈر ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ غیر قانونی جو سرگرمیاں اس میں ملوث ہیں, تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم جس کو کہتے ہیں کرائم کا یہ بنا ہوا تھا. اب ان کی طرف سے ریزسٹنس تو لامحالہ آپ کو آئے گی, اور اکراس دی بارڈر آلسو یہ مسائل آئیں گے. فائرنگ بھی ہوگی اس بارڈر کراسنگ پوائنٹس پہ. اس پہ ہمیں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ الرٹ ہیں, اور اسٹیٹ کا اگر ایک کلیئر کنسسٹنٹ وہ پالیسی ہو تو اس پہ کوئی اس قسم کی جو دشواریاں ہیں وہ وقتی امپیڈیمنٹس تو پیدا کر سکتی ہیں, اس کو روک نہیں سکتی. پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات. آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان پہنچ جائے گا. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن کی فلائٹ رات 1:40 پر لینڈ کرے گی. عمر حیات سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عمر, یہ بتائیے گا کیا شیڈیول ہوگا یہاں پر؟
عمر کو ہم ٹھیک سے سن نہیں پا رہے. پاکستان اور IMF کا مذاکرات ہوں گے اور IMF کا یہ وفد آج پاکستان پہنچ جائے گا. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ IMF مشن کی فلائٹ رات 1:40 پر اسلام آباد لینڈ کرے گی. IMF مشن میں 8 افراد شامل ہیں جو اقتصادی جائزہ کے لیے پہنچ رہے ہیں. مذاکرات میں وزارت خزانہ میں قائم IMF آفس کے 2 لوگ شریک ہوں گے. کتنے دن کا یہ وزٹ ہوگا؟ عمر حیات سے ایک بار پھر جانتے ہیں. جی عمر. ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ آپ کا. IMF کا مشن آج رات 1:40 پر اسلام آباد لینڈ کرے گا. اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تیسری بیل آؤٹ کی یہ تیسری قسط ہوگی جس کے بارے میں غور کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا. پاکستان اور IMF کے مذاکرات ہوں گے. اسلام آباد یہ وفد پہنچ رہا ہے. اور آپ کو بتائیں گے کہ رضاکارانہ طور پر واپس نہ جانے والے تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. ملک بھر سے غیر ملکیوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں جنہیں ہولڈنگ کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے. تارکین وطن کی واپسی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں ایکشن کا پہلا دن. غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف شہر شہر کارروائیاں کی گئی. کراچی میں سہراب گوٹ کے قریب افغان بستی اور مچھر کالونی میں کارروائی. 31 افراد کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹر پہنچا دیا گیا. کراچی میں مجموعی طور پر 1,65,000 تارکین وطن رہائش پذیر ہیں. اسلام آباد سے 2 بسیں 64 افغان باشندوں کو لے کر طورخم روانہ ہوئی. وزارت داخلہ نے کنٹرول روم قائم کر دیا. 64 افراد کو پشاور منتقل کیا گیا. کوئٹہ سے 23,000 افراد کی وطن واپسی کی تصدیق کر دی گئی. 5,000 سے زائد تارکین وطن کو چمن پہنچا دیا گیا. ملکی تاریخ میں پہلی بار فورن ایکٹ 1946 پر عمل کا حکم دیا گیا. میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے افغان باشندوں کی نشاندہی کر لی گئی. 49 ہولڈنگ پوائنٹس پر جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے. حکام کے مطابق اب تک 1,40,000 افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں. پاکستان میں بسنے والے غیر ملکیوں سے متعلق کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں. شہریوں کے ذہن میں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پہلا سوال، میں POR کارڈ ہولڈر ہوں، کیا مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا؟ جواب، نہیں. اگر آپ POR کارڈ ہولڈر ہیں اور آپ نے اپنے کارڈ کی تجدید کی ہے تو آپ کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا. دوسرا سوال، میں POR کارڈ ہولڈر ہوں لیکن میرے خاندان کے کچھ افراد کے پاس POR کارڈ نہیں ہیں، کیا ان اہل خانہ کو ملک بدر کر دیا جائے گا؟ جواب، غیر رجسٹرڈ کنبے کے افراد جن کے پاس FRC ہیں کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا. تیسرا سوال، میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ہوں، کیا مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا؟ جواب، نہیں، آپ کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا. چوتھا سوال، میں نے ویزے پر پاکستان کا سفر کیا ہے اور میرے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی. اگر میں فیس اور جرمانہ ادا کرتا ہوں تو کیا مجھے رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ جواب، اگر آپ کے پاس درست ویزا نہیں ہے یا آپ کو ویزے کی توسیع سے انکار کر دیا گیا ہے تو ملک میں آپ کا قیام غیر قانونی ہے. تاہم اگر ویزے میں توسیع کر دی گئی ہے تو آپ ویزے کی میعاد تک رہ سکتے ہیں. پانچواں سوال، میں رضاکارانہ طور پر اپنے آبائی ملک جا رہا ہوں، کیا میرا کاروبار، جائیداد اور گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی؟ جواب، جو کاروبار میں ملوث ہیں انہوں نے اس طرح کی غیر قانونی سرگرمی اپنے خطرے اور قیمت پر کی ہے، انہیں قانونی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چھٹا سوال، میرے خاندان کا ایک رکن ہے جو پاکستان میں زیر علاج ہے، کیا اسے ملک بدر کر دیا جائے گا؟ جواب، ایسے اہل خانہ جو آؤٹ ڈور مریضوں کے طور پر زیر علاج ہیں انہیں جانا پڑے گا، جبکہ وہ مریض جو فی الحال اسپتالوں میں داخل ہیں انہیں ڈسچارج ہونے پر واپس بھیج دیا جائے گا. اب کوئی چھپ کر نہیں رہ سکے گا، پناہ دینے والا بچ نہیں سکتا. کراچی میں فورسز غیر قانونی تارکین وطن کی بیخ کنی کے لیے سرگرم ہے. 300 سے زائد غیر قانونی تارکین کو ڈھونڈ نکالا. کوئی چھپ چھپا کے رہ نہیں سکتا، پناہ دینے والا بچ نہیں سکتا. کراچی میں فورسز غیر قانونی تارکین وطن کی بیخ کنی کے لیے سرگرم. آپریشن کے پہلے روز پولیس نے 300 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ڈھونڈ نکالا. ضلع غربی کے علاقے اورنگی، منگو پیر، سرجانی، کٹی پہاڑی، پاکستان بازار میں روپوش 133 تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا. ایسٹ زون میں شامل سہراب گوٹ، الاصف، سچل کی گلی محلوں میں غیر قانونی رہائش اختیار کیے افراد کو
हथकड़ियां लगा दी गयी। साउथ जोन से 40, मरीर से 25, ओल्ड सिटी एरिया से 27 और जिला कोरंगी से 11 अफराद होल्डिंग कैंप पहुंचा दिए गए। और नाजरीन, पाकिस्तान ने कई दिहाइयों तक अफगानों की मेज़बानी की, लेकिन यहाँ कितने अफगान कानूनी और कितने गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, इस बारे में बता रही हैं साथी एंकर महाविश निसार। 1979 में सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में जारियत और 90 की दहाई में खाना जंगी और 2001 में अमेरिका के कब्जे के नतीजे में लाखों अफगान बाशिंदे पाकिस्तान आए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 साल से 40 लाख से जायद अफगान पनाहगुज़ीन मुकीम हैं, जिनमें से 17 लाख गैर रजिस्टर्ड हैं। 22 लाख अफगान मुहाजिरीन के पास आर्जी रिहाइश के कुछ दस्तावेजात हैं, जिनमें से 14 लाख पनाहगुज़ीनों की रजिस्ट्रेशन रवां बरस 30 जून को ख़त्म हो चुकी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह पाकिस्तान से 1,40,322 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस चले गए। कराची की तारीख में पानी की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई। चंद सालों के दौरान 15 अरब रुपए से जायद का पानी चोरी। 18 फुट गहराई में हालीजी झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांधी लेबर स्क्वायर के नज़दीक 6 पाइपलाइंस लगाकर चोरी हो रही थी। पानी की चोरी आरओ प्लांट की आड़ में जारी थी, जबकि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर से अपने अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेंगे। मजीद बता रहे हैं सालिक शाह। जी बिल्कुल, कराची की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की है रेंजर्स और कराची वाटर कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लेबर स्क्वायर के इलाके में, जहाँ पर सालाना 1.5 अरब का पानी जो चोरी हो रहा था उसको फाइंड आउट किया। यहाँ पर बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा ये क्या सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कितने अर्से से चल रहा था, ये है क्या नहीं है? तो हमारा यहाँ पे एक हालीजी कॉन्ड्यूट चल रहा था और जो चल रहा है अभी, जिसके अंदर तकरीबन 50 से 60 MGD पानी चलता है। इसमें ये रेगुलरली भरा हुआ होता है। यहाँ से इन्होंने बहुत चालाकी के साथ कोई तकरीबन 6 ऐसे इलीगल कनेक्शन निकाले हैं जो 4 इंच डाया के हैं, और वो ऑल द वे तकरीबन 18 फीट डीप एक सुरंग की शक्ल में यहाँ तक आए हैं। तो पता चला कि मुख्फी सा जो है वो कमरा निकला, और उस कमरे में जो है वो नीचे 3 टैंक्स थे, और ये 3 टैंक तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन गैलन पानी डेली कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जो है वो चोरी करते रहे हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, ये चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन ने इनका ये बताना था कि पूरे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर पानी चोरी किया जा रहा था। 200 से 250 फीट की जो गज की जो फीट की जगह है, वहाँ पर इतनी लंबी पाइपलाइन यहाँ से ले जाई गई थी। मुताद अंदाजे के मुताबिक करीबन अब तक 15 अरब रुपये का पानी यहाँ से जो चोरी करके बेचा गया था, और वो काम ये बता रहे हैं कि शुक्रिया आपका। खबर आपको देंगे लाहौर से, जहां मुहाफिजों की पार्ट टाइम डिकेतियां अवाम की हिफाजत के लिए सरकारी असलहे से अवाम को ही लूटा जाने लगा। 4 पुलिस एहलकारों ने 4 दिन में 4 वारदातें की। 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए। गैंग ऑफ 4 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अली चौधरी से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर में डकैतियों की अनोखी वारदातें सामने आ रही हैं कि 4 पुलिस एहलकार जो है वो गैंग ऑफ 4 की सूरत में जो है वो शहरियों को लूट रहे हैं। 4 दिनों में 4 पैर दर पे वारदातें और 8 करोड़ रुपया जो है ये लूटा गया है, जिसके मुकदमा थाना इचरा में मोहम्मद फहीम, जबकि दूसरा मुकदमा थाना गार्डरटाउन में शफीकुर रहमान के मुदय्यन में जो है वो दर्ज किया गया है। ये 8 करोड़ का मालियत बताई जा रही है 4 FIR की, जिसके मुताबिक जो है ये लूटा गया है। पुलिस यूनिफॉर्म में ये नाका लगाते हैं 4 पुलिस एहलकार। उसके बाद शहरियों को या ताजरों को रोकने का जो है वो इशारा किया जाता है। उसके बाद उनकी तलाशी के बहाने वहां से उनसे लूट मार करके फरार हो जाते हैं। जराये का ये भी बताना है कि 4 पुलिस एहलकार जो है वो पहले कैश लूटने से पहले उनकी रैकी भी बकायदा करवाते हैं कि कौन सा ताजिर जो है वो अपनी दुकान से कैश लेके निकला है या बैंक से कैश लेके निकला है। उसी हिसाब से जो है उसकी गाड़ी के आगे जो है वो उसे रोका जाता है, उसे असले के दौर पर जो है वो उतार के तलाशी ली जाती है। जबकि शहरी या ताजिर जो है वो उनको पुलिस एहलकारों को सिर्फ तलाशी की नियत देने के लिए अपनी गाड़ियों के मोटरसाइकिलों से उतरते हैं और अपना उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका अली। और कराची में डाकू बेलगाम है, शहरियों से करने लगे हैं खुलेआम वारदात। कराची लाइंस एरिया में आटे की चक्की लूट ली गई। फेडरल बी एरिया में दूध की दुकान लूट गई। न्यू कराची में शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हो गया, जबकि सरजानी टाउन में डकैतों की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की कत्ल में मुलव्वस थे।
आर्मी चीफ का दौरा आज़रबाईजान, दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। जनरल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर, वज़ीर दिफा और एयर चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। माली और आलमी कवानीन के माहिरीन ने कहा है कि आइंदा माह FATF की एक टीम भारत का दौरा कर रही है। FATF को चाहिए कि फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाले। FATF ने पाकिस्तान से 27 या 29 निकातो सवालात पर बात की, तहम भारत से 350 निकातो सवालात का जवाब तलब किया गया है, जिसका मतलब भारत पर FATF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। FATF भारत को ग्रे लिस्ट में डाले। जामाए कायदे आजम में सेमिनार में FATF के जनूबी एशिया पर असरात का जायजा लिया गया। मेहमान खुसूसी वजीर आजम की मुशीर वकार मसूद ने कहा कि भारत आलमी सतह पर ड्रग माफिया का मरकजी किरदार है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जुए का अड्डा जो है वो बॉम्बे है। खुद यहाँ बैठे हुए लोग जो क्रिकेट के अंदर जुआ खेलते हैं और जो बुकीज हैं यहाँ पे बैठे हुए, सब का सब जो है उनका काम बॉम्बे में चल रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर बाकर मलिक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड डॉन्स का बड़ा किरदार है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी मेरा एक थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि ये डॉन उसको वो कर रहे हैं। असल में ये है कि जो जितने भी बड़े ये सुपरस्टार हैं ये हैं, एक तरह से ये एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एक्टर एक्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्टिंग जो इन्वॉल्व है इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी दहशत गर्दी फंड्स का सबब है, जिसका गढ़ भारत है। फतेहुद्दीन महमूद का इजहार ख्याल। Withdrawing that money and where they are using it from. What was the purpose? किसी को कत्ल करने के लिए आया था, उनको मिला था, या ransomware के attacks के थ्रू मिला था दुनिया भर में। And Indian people and Indian government is misusing, abusing Bitcoin का, cryptocurrency का। सदर नेशनल यूथ अलायंस कामरान सईद उस्मानी का इंकशाफ। रियल एस्टेट से उस पैसे को डबल ट्रिपल कर लिया जाता है, उसको खास तौर पे ज्वेलरी या गोल्ड की सूरत में कन्वर्ट करके पुराने मंदिरों में रख दिया जाता है। इस रियल एस्टेट से डबल किए हुए पैसे को मंदिर में लाया जाता है और फिर मार्केट में जब किसी मुल्क के खिलाफ स्टेट टेररिज्म इसको जब यूटिलाइज करना होता है तो क्रिप्टो के जरिए जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। आइंदा माह FATF की एक टीम का भारत का दौरा इन मामलात की छानबीन करना है। और भारत आलमी ड्रग माफिया के लिए बैंक बन चुका है, इस पर हम बात करते हैं। हमने रब्ता किया मुआशी माहिर खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी जो इशू सामने आया इस पर तो भारत को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए था, आप नहीं समझते कि फौरी तौर पर इनको एक रिलीफ बल्कि दे दिया गया, 350 सवालात पूछ लिए गए? जी देखें, जहां तक भारत का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अगर आप फैक्ट्स भी देख लें तो दुनिया की आप क्वांटम देखें ग्रे इकोनॉमी का बहुत ज्यादा जो है वो इंडियंस करते हैं या फिर इंडिया में होता है। तो बेसिकली ये तो गढ़ बहुत अरसे से है इंडिया का। तो ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने इकोनॉमी अपनी साइज बड़ा किया, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, अपने इकोसिस्टम को थोड़ा बेहतर किया, तो उससे बहुत सारी चीजें उनकी छुप गई। अदरवाइज तो इंडिया तो गढ़ माना जाता है। जहां तक हवाला हुंडी की बात करें या फिर अनडॉक्यूमेंटेड फाइनेंसिंग की बात करें या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की बात करें या ग्रे ब्लैक इकोनॉमी की बात करें, या दुनिया भर में इनका जो है वो जाल फैला हुआ है, इनका जो है वो नेटवर्क है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वांटम है इंडिया का। तो मेरा ख्याल है अब जाके शायद सही इन पे जो है टारगेट होना शुरू हुआ है FATF का, ताकि ये जो बड़ी इकोनॉमी है इसको रोका जाए। यहाँ तो बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था, ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए था कि यहाँ से पैसा बहुत घूमता है, चाहे वो कोई करेंसी हो, चाहे इंडिया अपनी करेंसी हो या अपना इनका जो है वो ब्लैक इकोनॉमी हो, बहुत ज्यादा चैनलाइज करता है इंडिया, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। तो जनूबी अफ्रीका से न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। ग्रीन शर्ट्स को अगले दोनों मैचेस में कामयाबी के साथ अपना रन रेट भी बेहतर करना होगा। उसके अलावा न्यूजीलैंड की श्रीलंका से हार और शाहीनों को फाइनल 4 में पहुंचा सकती है। और ICC ने ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। 10वीं पोजीशन से लंबी छलांग लगाते हुए शाहीन शाह आफरीदी ने पहली बार बॉलर्स की फहरिस्त में टॉप पोजीशन हासिल की है। बाबर आजम ने खेल की इस तर्ज की बैटर्स कैटेगरी में अपना राज बरकरार रखा। वनडे क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका है जब बैटर्स और बॉलर्स कैटेगरी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की टॉप पोजीशन है। फ़लस्तीन की सिचुएशन पे बात करते हैं तो फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह खालिद मेशल ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात के दौरान हम मज़ाहमती फ़ौज को गैर मुसल्लह करने की किसी भी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत सब पर आयद होती है। यमनी हौसियों के बाद हिज़्बुल्लाह ने जंग में आने का ऐलान कर दिया।
پاکستان میں فلسطین کے نائب سفیر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اور صہیونی جارحیت سے بڑی تعداد میں فلسطینی بچے، خواتین اور بزرگ شہید ہوئے، تاہم فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ Situation in Gaza day by day, moment by moment, become worse and more dangerous. There is no place safe for our people there. Israelis still keep going in their plans to kill more and more Palestinians. They keep going with the plan of crimes against humanity, war crimes against our people. We right now have about 9,000 shaheed almost, more than 22,000 injured people. For Pakistani brothers and sisters, we appreciate your strong support for Palestinians. In vision and principles of Qa'id Azam, Muhammad Ali Janah, may Allah bless his soul, raise his vision and principle in favor of Palestine. Keep him alive, not only in your hearts and minds. Keep him alive by your actions, following his vision and principle in favor and how to support Palestinian and Palestinian people. پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔ اس وقت دنیا کا سب سے اہم موضوع غزہ اور فلسطین ہے۔ 28 ٹن بارود غزہ میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں میڈیا ٹاک، کہا غزہ کے مسئلے پر خاموشی افسوسناک ہے، ہمارے حکمرانوں کو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ تویاوردگان استنبول میں لاکھوں کی جلوس کی قیادت بھی کرتا ہے اور اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، تو آپ کے وزیر اعظم کو کیا ہو گیا ہے، آپ کے صدر کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بزدلی کا ایک نیا ریکارڈ ہماری اس حکومت نے قائم کیا ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے یہ کم ہے۔ فیئر الیکشن نہ ہوا اور آئندہ الیکشن بھی متنازع ہو گیا، پاکستان میں نہ سیاست ہوگی، نہ جمہوریت ہوگی، نہ ترقی ہوگی۔ اس لیے الیکشن کمیشن کا اخلاقی نہیں، اس کا آئینی فرض ہے، وہ تنخواہ اس چیز کا لیتے ہیں وہی تمام لوگ کہ ایک فیئر الیکشن کو یقینی بنا لے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان کمزور طبقوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے لیے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تکنیکی تربیت کی فراہمی سے اہل لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ نگران وزیر اعظم کو پروگرام سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ پروگرام کے نتائج انتہائی خوشائند ہے، لیکن پاکستان کا پائیدار مستقبل لوگوں کی مالی خود انحصاری سے منسلک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 7 سال میں $340 ارب درکار ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب، کہا کہ حکومت سٹاک ایکسچینج میں گرین بانڈز جاری کرے گی، نیشنل اڈاپٹیشن پلان بنا لیا، تمام وزارتوں کو کلائمیٹ منصوبوں پر خرچے کی منصوبہ بندی کا کہا۔ پاکستان کو عالمی مارکیٹ سے مہنگے قرضے مل رہے ہیں، قرضے مہنگے ہونے کے باعث یہ پلان مؤخر کر دیا۔ حکومت نے عام صارفین کے لیے گیس مہنگی کر دی، تاہم فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے گیس پر سبسڈی کا اعلان کر دیا۔ وجہ کسانوں کے لیے کم قیمت پر کھاد کی دستیابی بتائی گئی ہے، لیکن فرٹیلائزرز کو پہنچایا جانے والا فائدہ کسانوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ وجوہات کیا ہے؟ سوالات کے جواب کی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد سے بول کے نمائندہ خصوصی ملک سعید آوان نے، آپ بھی دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے گیس سیکٹر کے مالی نقصانات کے خاتمے کا مشن، صارفین پر اربوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے کسانوں کے نام پر بڑی سبسڈی بھی رکھ دی۔ کھاد کے لیے 45 ارب روپے سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر توانائی سید محمد علی کا کہنا ہے کہ کھاد فیکٹریوں کو گیس پر جتنی سبسڈی دیتے ہیں، یوریا کی مد میں ان سے زیادہ سبسڈی لیتے ہیں۔ تقریباً پاکستان کی 85% فرٹیلائزر کمپنیز کو گیس ملتی ہے اور اس سے یوریا بنتا ہے کسانوں کے لیے، تو اس قیمت کو ہمیں ماری کے پاس قانونی طور پہ لانا ضروری تھا، لیکن اس چیز سے بھی فرٹیلائزر اور یوریا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو کسان کو بھی انشاءاللہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا۔ اقتصادی اور توانائی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ زراعت پر کسان کو کبھی بھی سبسڈی نہیں پہنچ سکی۔ زراعت پہ جتنی بھی سبسڈیز ہیں، کہ وہ کھاد پہ ہوں یا بیج پہ یا دوسرے انپٹس پہ، بدقسمتی سے وہ کسان تک نہیں پہنچتی ہیں، وہ مڈل پرسن یا جو آڑتی ہے وہاں تک آ کے وہ
रुक जाती हैं। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद उमैर मसूद का कहना है कि कंपनियों को सब्सिडी के बजाय हुकूमत बराह रास्त किसानों को सब्सिडी दी जाए। हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि इनको कंपनियों को फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देने की बजाय आप डायरेक्ट किसान को सब्सिडी दें। हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी फराहम करने के हवाले से माहिरीन का मौक़िफ़ है कि कोई फर्टिलाइजर सनत नुकसान में नहीं जाती। देखना ये होगा कि क्या ज़राअत से मुंसलिक सनत को मिलने वाली सब्सिडीज़ का किसान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में खेलों के मुकाबले बलोच नौजवानों ने खेल का मैदान आबाद कर लिया। खेल देखने शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। इन सरगर्मियों से बलोच नौजवान कौमी धारे में शामिल होकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए फ़ाल शहरी साबित हो रहे हैं। बड़े सूबों में खेलों के बड़े मुकाबले, बलूचिस्तान नौजवान खिलाड़ी पुरजोश मुस्बत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिला हब, सुराब, चागी, ज़ियारत, पंजगोर, बारखान, मूसा खेल, केज, खुजदार, दक्की और लोरालई में 36 मुख्तलिफ क्रिकेट मैचेस का इनेकाद किया गया। क्रिकेट मैचेस में मजमूई तौर पर 3700 शायकीन ने शिरकत की। जिला कलात, केज, हरनाई, चागी, गवादर से 20 सुराब और जूब में फुटबॉल के मैचेस 10,460 शायकीन शरीक रहे। हब और केज में स्पोर्ट्स गाला 1700 से ज्यादा अफराद की भरपूर शिरकत। नसीराबाद में फुटबॉल मैच और हब में वॉलीबॉल मैच खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोरालई और सुराब में तलबा के लिए तकरीरी नात और मिली नगमों के मुकाबले 250 से ज्यादा तलबा शरीक हुए। बलूचिस्तान के नौजवानों को इस तरह की मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां मयसर होने से सूबे में एहसास महरूमियत कदरे कम होता जा रहा है। और सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का वाहिद अयूब स्टेडियम 100 एकड़ पर मुश्तमिल अयूब स्टेडियम 1961 से कायम। कोयटा के अयूब स्टेडियम को 2 कौमी मैचेस खेलने का भी एजाज़ हासिल है। स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों के मैदान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आज़म। कोयटा का वाहिद स्टेडियम क्रिकेट और फुटबॉल मैचों के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेडियम में बख्टी क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड के अलावा कराटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फुटबॉल हाउस और टेबल टेनिस के टूर्नामेंट भी होते हैं। बलूचिस्तान में तो आपको पता है कोयटा में खासकर एक वाहिद स्टेडियम यही है और तो यहाँ पे ऐसे खास ग्राउंड है ही नहीं। बुख्टी स्टेडियम में से कहा जाता है और यहाँ पे सर मुख्तलिफ से ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, कराटे, टेनिस बॉल मुख्तलिफ से मतलब स्पोर्ट्स होते रहते हैं। कोयटा के नौजवान अयूब स्टेडियम का रुख करते हैं। स्टेडियम की सड़कों पर बड़ी तादाद में नौजवान क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि मौजूदा दौर के मुताबिक खिलाड़ियों और खेल के मैदानों को सहूलियात दी जाएं। टैलेंट बहुत है मगर सरपरस्ती नहीं है। अयूब स्टेडियम है तो इसके साथ 2 हॉकी के ग्राउंड बन गए। बहुत अच्छे स्टफ आसो टर्फ है, वहाँ खिलाड़ी बहुत अच्छे मतलब प्रैक्टिस करते हैं होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते रहते हैं जिससे नए आने वाले टैलेंट को बहुत फ़ायदा होता है। हमारे बड़े हैं हम उनसे जो हमारे वजीर खेल है कि उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे जो बलूचिस्तान का बड़ा कोर्ट है इसका थोड़ा सोचे। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अयूब स्टेडियम के खेल के मैदान सियासी जलसे जुलूसों के लिए भी वक्फ होता है। कैमरामैन राज़िक नादिर के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। और अब बात करेंगे मौसम की, तो कहीं धूप कहीं बादलों का साया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क जबकि शुमाली इलाकों में सर्द रहा। अटक, इस्लामाबाद, सवाबी में बारिश हुई। पेशावर में बादलों ने खूब रंग जमाया। कराची में मौसम खुश्क रहा। 4 सूबे लेकिन मौसम के लातादाद रंग, कहीं सर्दी, कहीं गर्मी, कहीं खुनकी तो कहीं बारिश का राज। मौसम बदलते ही गिलगित बल्तिस्तान की वादियां और ज्यादा निखर गई। पहाड़ियों पर सफेदी छा गई। कश्मीर में भी सर्दी ने रंग जमा दिए। बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। कराची में रेगिस्तानी हवाओं ने दिन भर शहर को गर्म रखा लेकिन रात में खुनकी का एहसास होने लगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठी और शहीद बेनज़ीराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। बलूचिस्तान और पंजाब में मौसम खुश्क रहा। स्वाबी, अटक, हरीपुर, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और मौसम के बाद खाने पीने की बात कर लेते हैं। सज्जी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बलूचिस्तान का मशहूर पकवान सज्जी अपने जायके और लज्जत की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। कराची वाले भी सज्जी के दीवाने हैं। जब मौका मिले सज्जी खाने पहुंच जाते हैं। सज्जी की तैयारी और खाने वाले क्या कहते हैं ये बता रहे हैं मोहम्मद काशान।
सीखों पर भुना गया, अंगारों पर दहकाया गया, खूब मसाले लगाकर जायका दिया गया, तब जाकर सज्जी खाने का स्वाद आया। सज्जी मुर्गी या बकरे के गोश्त से तैयार की जाती है। इसके लिए फरबा जानवरों के गोश्त को ज्यादा पसंद किया जाता है। गोश्त जितना ज्यादा फरबा होगा, इसकी सज्जी उतनी ही ज्यादा मजेदार और लजीज होगी। सज्जी तैयार करने के लिए मुर्गी या बकरे की रान, दस्ती और पुट का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है और गोश्त को नमक लगाने के बाद लोहे की सलाख में पिरो कर आग के करीब रख दिया जाता है। नमक और लहसुन के पानी से धोते हैं, धो के साफ करके खुश्क करके फिर यहाँ पे लगा देते हैं। हल्की हीट पे तैयार हो जाती है। यहाँ कराची की जो आवाम है ज़्यादातर मसाले वाली पसंद करते हैं। जो बलोचिस्तान के हो गए या कोटिया के आवाम जो हो गए वो नमकीनी पसंद करती है। कराची के शहरी मसालेदार सज्जी को ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने शहर में बलूचिस्तान का जायका मिल जाए तो और क्या चाहिए। आप देखें तो गोश्त वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अच्छा था टेस्ट वगैरह। हमने तो स्पाइसी खाया है और बहुत अच्छा लगे हमें यहाँ पे। बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और कराची में हमने पहली बार खाना खाया तो स्वाद अमेज़िंग। सज्जी का शुमार बलोच अवाम के पसंदीदा खानों में होता है। अब सिर्फ बलोच ही नहीं, मुल्क के दीगर इलाकों के शहरियों की भी पहली पसंद सज्जी ही होती है। सरमई शामों के शहर हैदराबाद में शाम होते ही शाहराहों पर फास्ट फूड के स्टॉल लग जाते हैं। ऐसे में मुर्गी की कलेजी और पोटे खाने के शौकीन अफराद मार्केट टावर का रुख करते हैं। सीखों पर तैयार मज़ेदार कलेजी पर देखते हैं इरफान अराई की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में शाम होते ही मज़ेदार कलेजी पोटे का स्टॉल सज जाता है। मार्केट टावर खास कलेजी पोटे की शौकीन अफराद के तवज्जो का मरकज़ रहता है। जब हमने शुरू किया था 2 रुपए की सीख थी, अब 17 रुपए की सीख है कलेजी पोटे की। गोश्त वाली 20 की है, गर्दन 40 की है। सस्ता भी है और अच्छा भी है, इसलिए इतना रश होती है माशाल्लाह। 8 बजे से शुरू करते हैं रात 2 बजे तक। कलेजी और पोटों को मज़ेदार मसाले लगाकर कोयलों पर तैयार किया जाता है। मुँह का जायका चेंज करने के लिए हफ्ते में 1-2 दफ़ा या महीने में 1-2 दफ़ा आते हैं और अच्छा लगता है खाते हैं तो। मैं कंटिन्यू खाता हूँ माशाल्लाह, मैं कंटिन्यू खाता हूँ। मेरे को जो सब में जो बेस्ट लगता है वो मैं खाता हूँ पोटा। सबसे अच्छा आइटम है, सस्ता आइटम है। कलेजी में से बहुत सारे आइटम होते हैं। कलेजी पोटे की तैयार सीखें इस महंगाई में भी सिर्फ 70 रुपए फी प्लेट में फरोख्त की जा रही हैं और हर प्लेट में 10 मज़ेदार बोटियां ज़बान को चटखारा लेने पर मजबूर कर देती हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। पंजाब के खूबसूरत सकाफती रंगों की तर्जुमानी करता लाहौर फेस्टिवल चौथे रोज़ भी जारी रहा। महफिल समात, थिएटर प्ले, रवायती खानों के स्टॉल्स पर लोगों का खूब रश था। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन जुबैर। बागों के शहर लाहौर में पंजाब के सकाफती रंग हर सू नजर आ रहे हैं। ढोल पर परफॉर्मेंस, महफिल समा, थिएटर, ड्रामे। लाहौर फेस्टिवल में रिवायती खानों के स्टॉल्स। चौथे रोज टी फेस्टिवल भी शुरू कर दिया गया, जहां लोगों को रोजाना फ्री चाय फराहम की जा रही है। आज इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह और उससे पहले ही यहाँ पे 8-10 हज़ार लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। बड़ी एक्साइटमेंट है, लोग फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब जितने बड़े ब्रांड हैं वो आपको बेच नहीं रहे, वो फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं। 16 रोजा फेस्टिवल में पंजाब के सकाफती रंगों को शहर भर में देखकर लोगों के चेहरों पर खुशियां भी नुमायां हैं। तवक्को नहीं थी कि यहाँ इतना बहुत कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा माहौल है। अभी तक हमने बहुत कुछ देखा है माशाल्लाह, सबको बहुत अच्छा है। डिफरेंट चीज़ें हमें एक ही जगह पे ट्राई करने का मौका मिल रहा है, तो ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस टेंशन ज़्यादा माहौल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत ज़बरदस्त एक मैं कहता हूँ इक़दाम है और बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल के रंग 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। रिवायती खानों, दीदा ज़ेबुल वसात, सूफी म्यूज़िक और बहुत कुछ। पंजाब के सकाफती रंगों की तर्जमानी करते फेस्टिवल के इनेकाद को लोगों की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। कैमरामैन अल्ताफ नाज के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान में योम आज़ादी मनाया गया। दीगर रीजन की तरह बल्तिस्तान में मुनक्किद मरकज़ी तकरीब स्कर्दों में सजाई गई। इस हवाले से इकबाल अली इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान यौम आज़ादी जश्न हर साल 1 नवंबर को 1947 में डोगरा राज से आज़ादी की खुशी में मनाया जाता है। स्कर्दू में मुनक्किदा आज़ादी तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सूबाई वज़रा, इंतज़ामी सरबराहान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान यूथ असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी रखे गए हैं। म्यूनसिपल ग्राउंड में मुख्तलिफ साजो सामान और फूलों और खानों के स्टॉल्स लगाए गए। इसी आज़ादी के जज्बे को जो हमारे बाप दादा ने उस वक्त शुरू की थी, आज भी हमें उसी जज्बे की जरूरत है। डोगरा राज का खात्मा करके गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते को आज़ाद किया और यकीनन आज जो हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इसमें हमारे जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हज़ारों शोहदा
ہمارے غازیان اور ہمارے ہیروز کا تاریخی کردار ہے۔ جنگ آزادی گلگت بلتستان سے قبل گلگت کے کیپٹن حسن خان دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس حاصل کرنے کے بعد وطن پہنچے تو انہیں ان کے مسلمان سپاہیوں کے ساتھ سری نگر سے گلگت جانے کا حکم ملا۔ انہوں نے واپس کشمیر پہنچنے سے قبل ہی بغاوت کا منصوبہ بنایا اور جب مہاراجا نے 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کے فیصلے کا اعلان کیا تو گلگت اسکاؤٹ کے مقامی فوجیوں کے ساتھ مل کر کرنل حسن خان نے مقامی افراد کی مدد سے گورنر کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ گورنر گنسارا سنگھ نے اپنے 2 ملازمین کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا حکومت سے آزاد گلگت بلتستان کا اعلان کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے عوام، بچہ ہو، بزرگ ہو، خواتین ہو، اپنے اس آزادی کے دن کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ کیمرامین یحییٰ کے ساتھ اقبال علی اقبال، بول نیوز کردو۔ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کی طرح گلگت بلتستان کے تاریخی ضلع استور میں انتظامیہ اور پاکستان آرمی کے اشتراک سے 76واں جشن آزادی گلگت بلتستان پورے ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر استور زید احمد اور کمانڈنگ آفیسر کرنل راجہ امجد یعقوب نے جشن آزادی گلگت بلتستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جشن آزادی گلگت بلتستان کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ چیٹ جی پی ٹی کا کمال، اب سے روبوٹ بھی بولیں گے۔ برطانیہ کے بلڈوگ روبوٹ جس کو سیاحت کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہ انسان کی ہر بات کا جواب بھی دے گا، ان کو لطیفے بھی سنائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔